नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए, उत्तराखंड में एक बड़ी त्रासदी है। त्रासदी यह है कि करीब 41 हमारे साथी मज़दूर, वर्कर वहाँ के अ, एक टनल बना रहे थे। उस टनल में 12 नवंबर की सुबह साढ़े 5 बजे एक लैंडस्लाइड हुआ था उसके बगल थोड़ी दूर और वो टनल एक तरह से बैठ गई थी। और ये 41 मज़दूर तब से वहाँ ट्रैप्ड हैं। वो लोग वहाँ फँसे हुए हैं। ये टनल जो है इस ये चार धाम प्रोजेक्ट देखिए ऐसा है कि हम लोगों को जो वैसे रेगुलर माना जाता है तो चार धाम तो हम लोग जो शंकराचार्य जी ने चार धाम स्थापित किए थे उनको चार धाम मानते हैं। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में जाएँ तो वो केदारनाथ, बद्रीनाथ अ, यमुनोत्री और गंगोत्री को मिला के चार धाम का एक अलग बात करते हैं। हालाँकि लार्जर जब हिंदूज़ की बात करेंगे तो वो तो फिर द्वारका, पुरी अ, बद्रीनाथ और रामेश्वरम की बात होती है, जो धाम हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इसको भी चार धाम है। इस चार धाम को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए हर सब समय इसमें लोग आते-जाते रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी रहे। अभी क्या है कि जैसे केदारनाथ की आपको थोड़ी यात्रा करनी पड़ती है, मुश्किल यात्रा है, या तो हेलीकॉप्टर से जाइए, हेलीकॉप्टर से हर आदमी जा नहीं सकता है और बद्रीनाथ तक रोड है। तो उसी तरह से ये क कोशिश हो रही थी सरकार की तरफ से कि चारों जगह मोटरेबल रोड ऑल वेदर हर सीज़न में हर समय लोग अपनी कार से दनदनाते हुए वहाँ तक पहुँच जाएँ। 2018 में ये जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर किए थे, उसमें ये क्लियर हुआ था और ये काम एक कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है, उसको दिया गया। ये जब जब ये मज़दूर 41 मज़दूर ट्रैप हुए हैं, तो करीब 260 मीटर टनल के अंदर हैं। अ, मैं उसकी बहुत डिटेल्स की मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि वो आप रोज़ अखबार में पढ़ ही रहे हैं कि कैसे विदेश से एक्सपर्ट आ गए हैं, कैसे जब ड्रिल करके उनको निकालने की कोशिश हो रही थी, तो 17 तारीख को फिर आवाज़ के साथ कुछ और धँसा, तो ड्रिलिंग रोक दी गई 17 को। Okay, because it's looking very positive. That's why we've come here with all of the experts. I've got the best experts for this Himalayan geology here with me. I'm just one, and we're going back to the office to talk about what we've seen, and we need to compare what we've seen here above the tunnel with what we know is happening in the tunnel, and this actually helps us make the proper decision because we're, we are we are rescuing those 41 men and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. That's why we're all talking, and that's why we're going back to the office to discuss. What's your final observation about vertical drilling from the top height of mountain? I need to see what's also going on underneath. It's like a big 3D picture. So okay, now we have our idea at the top. Now I have to go have another look at the bottom. It's like it's like It's like any complex job, you have to look all around it, from the top, from the bottom, and we need to discuss it. But at the moment, it's looking positive. अब मुश्किल ये हो रहा है कि वो अनस्टेबल रॉक है। अब वहाँ पे अगर ड्रिल और करते हैं तो कहीं ये ज़्यादा ट्रैप ना हो जाए। हालाँकि जिस जगह ये मज़दूर हैं और ये मज़दूर मूलतः रोज़ी-रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सारी जगहों से उत्तराखंड के हैं ही उसमें कुछ लोग, सब सब जगह के हैं। और अभी तक गनीमत ये है कि जहाँ पे ये हैं वहाँ पे थोड़ा स्पेस है जहाँ वो चल फिर रहे हैं। जो कुछ और काम करने के लिए जो पाइप्स डाले गए थे उन पाइप्स के सहारे इनको कुछ खाने का और मतलब कुछ ऐसे जिससे इनका किसी तरह जीवन बचा रहे, वो सब दिया जा रहा है। वो मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब तो उसमें डिटेल बताया जा रहा है कि ये दवा भेजी जा रही है, ये मल्टीविटामिन इस मल्टीविटामिन का ये उसपे बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं, मोटे तौर पे वो अभी तक बचे हैं, कम्युनिकेशन उनसे चल रहा है। ये पहले तो थोड़ा इस पे एक चर्चा आपसे कर लें कि ये नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है क्यों? क्योंकि वो भी एक चीज़ें एक-दूसरे से रिलेटेड करना आसान हो जाएगा। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ऐसा कहा जाता है कि तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के बहुत खास लोग थे और जब वो उनकी सत्ता हटे वो सत्ता से और जगन रेड्डी साहब सत्ता पे आए, तो उन्होंने इनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि भई चूँकि चंद्रबाबू नायडू की थी और जैसा आजकल होता है, वो इसके इस कंपनी के पीछे लग गए। इनसे इनके पास बहुत से प्रोजेक्ट थे, वो वापस किसी न किसी बहाने से लिए गए, इनकम टैक्स की रेड करवाई गई।
लेकिन अच्छा उसपे एक एंगल और ये था कि अडानी जी जो हमारे हैं, देखिए जहाँ ये सब होता है वहाँ अडानी जी ज़रूर रहते हैं। ये मूल रूप से नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी है। तो वहाँ कृष्णापट्टनम पट्टनम जो पोर्ट का प्रोजेक्ट है, उसमें इंटरेस्ट है अडानी जी का। वो वो उसको कंट्रोल करते हैं नवयुग इंजीनियरिंग वाले। अब अगर अडानी जी का मन आ गया किसी चीज़ पे, तो नवयुग क्या होते हैं, तो उसको फिर कर करा के पहले शायद उन्होंने कुछ पार्शियली कुछ स्टेक बेची थी। अब मेरा जहाँ तक है वो पूरी तरह से अब अडानी ब की कंपनी हो चुकी है। अडानी अच्छा अब ये जो नवयुग इंजीनियरिंग है, ये है तो बिज़नेसमैन। तो वृंदावन में रहना है तो राधे-राधे कहना है। तो वो बिज़नेस का गुण इनको भी आ गया और इन्होंने फिर अपने हाथ-पैर चलाए। एक तो इनको ये प्रोजेक्ट मिला। इनको अभी 2020 में ऋषिकेश से करण प्रयाग जो रेल लिंक है, जो रेल का प्रोजेक्ट है, वो भी इनको मिल गया है। तो मतलब ये अब ठीक से सरकार में भी घुस गए हैं। अडानी जी को इन्होंने वही वो दे ही देना था क्योंकि अडानी जी तो सरकारी थे। एक बात और नवयुग के लिए बारे में बता देना ज़रूरी है। अगर आपको याद हो अभी 3 महीना पहले एक समृद्धि एक्सप्रेस है, नागपुर मुंबई को जो कनेक्ट करती है, उसमें 20 वर्कर और इंजीनियर्स की जान गई थी अगर आपको याद हो। एक क्रेन गिर गया था और फिर 20 लोगों की जान गई थी। ये वही समृद्धि एक्सप्रेस है, जिसके फर्स्ट फेज़ का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर 2022 में किया था। फर्स्ट फेज़ को खोला था। मोदी जी को तो अच्छा लगता है मतलब रिबन काटना, उद्घाटन करना, झंडी दिखाना, ये सब उन्होंने किया था। और जब ये 20 लोग वहाँ मरे, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट अ, नवयुग और एक और कंपनी को मिला था। इन लोगों ने इसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो जो अब जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देके जिसका सुपरविज़न कर रहे थे, उसके ऊपर एफआईआर हुई है। लेकिन अब चूँकि नवयुग का मामला ऊपर तक सेट है, तो उसको कोई क्या करेगा? तो नवयुग जी का इस ह 20 लोगों की जान लेने के बाद भी उनका कोई बाल-बाका नहीं कर सकता है। अब ये वाला हादसा हो गया है, इस पे एक्सपर्ट हैं। भगवान से ये मनाइए कि ये किसी तरह से ये मामला लोग अपने घर वापस आएँ। रोज़ी-रोटी कमाने गए थे। तो हालाँकि वो बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि रोज़ अभी खबर आई है कि 3-4 दिन लगेंगे। कल गडकरी साहब गए थे, कल-परसों उन्होंने कहा था 2-3 दिन लगेंगे। पूछेंगे कि ये कब होगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हों, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी तो अभी क्लियर नहीं है, कोई कह रहा है 3 तरफ से उसको ऊपर, कोई कह रहा है कि वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा है। वो अलग-अलग थ्योरी है, वो जो उसके एक्सपर्ट हैं वो उसपे लगे हुए हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इनकी जान बचे। लेकिन 2-3 लार्जर क्वेश्चन हैं जो जिस पे बात करनी चाहिए, जिससे मैं आपसे कहूँगा कि ये चर्चा होनी चाहिए। पहली बात ये है कि जो पर्यटन और धर्म, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो मोदी जी हैं, वो दोनों को एक मान रहे हैं। देखिए, पर्यटन में व्यापार हो सकता है। पर्यटन बढ़ाने के व्यापार है। पर्यटन इज़ व्यापार। लेकिन जो धर्म है वो आस्था है और आस्था का व्यापार नहीं होना चाहिए। आस्था का व्यापार करके आप ठीक है, आप वोट ले लेते हैं, आप सरकार बना लेते हैं, लेकिन आइडियली आस्था का का व्यापार नहीं होना चाहिए। जो जिस बात को मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब मोदी जी नहीं आए थे तो लोग इस जगह जाते नहीं थे। ऐसा भी नहीं आज की तारीख में लोग हेलीकॉप्टर और मालूम नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को सैक्रोसैंक्ट रहने देना चाहिए, खास करके अगर उसपे पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है। आपको क्या ज़रूरत है वहाँ? भई, भगवान का नाम लेने जिसको जाना होगा, वो थोड़ा कष्ट सह के जाएगा। वो पालकी में लोग जाते थे, घोड़े से लोग जाते थे, इस तरह से जाते थे। उसको उसको टूरिज़्म की तरह, उसको पर्यटन की तरह मत करिए। क्योंकि पर्यटन में हरदम व्यापार का एंगल होगा, पर्यटन में आस्था का एंगल नहीं होगा। जब पर्यटन हम करने जाते हैं तो मौज-मस्ती करने जाता है। जब धर्म करने जाता है तो वो एक सीरियसनेस के साथ जाता है, एक पर्पज़ के साथ जाता है। तो
ये जो हर जगह को पर्यटन पर्यटन वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उधर मध्य प्रदेश में धाम धाम, ये थोड़ा मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा पुनर्विचार की जरूरत है। दूसरा जो एक बहुत अहम चीज है वो है पर्यावरण। मतलब जीडी अग्रवाल साहब से लेके अगर आपको याद हो, उमा भारती जी के लिए तो एक अलग विभाग ही बना था गंगा वाला, हुआ कुछ नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये साफ-साफ ये है कि नेतृत्व की प्रायोरिटी उस काम में है कि नहीं। अगर नेतृत्व की प्रायोरिटी किसी भी काम में रही है, वो खर्च से हुआ है, जी20 का आयोजन था, बहुत बढ़िया हो गया। नोटबंदी हुई थी, हो गई, जीएसटी था, हो गया। लेकिन क्या पर्यावरण में आपकी रुचि है? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं कल रात दिल्ली उतरा, बाहर गया हुआ था, कल रात दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा। विश्वास मानिए कि एयरपोर्ट से मैं अपने घर आ रहा था दिल्ली में, तो वहाँ पे मतलब मुझे वो जो पॉल्यूशन था वो मास पॉल्यूशन था। वो गले में लग रहा था, वो आँख में लग रहा था, वो था। सुबह निकलना था तो ये हुआ कि नहीं स्मॉग बहुत होता है। हमने कहा नहीं कोहरा निकलना है, कोहरा नहीं स्मॉग होता है। मतलब ये पर्यावरण को अपने को एडजस्ट करना होगा। पर्यावरण इस तरह से आप अ, लिप सर्विस से नहीं चला सकते, सिर्फ कह नहीं सकते। दुनिया भर में अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं-नहीं हम थर्मल वेस्ट कम करेंगे, थर्मल प्लांट तो बढ़ते जा रहे हैं दुनिया भर में। हर एक आदमी शिक्षा दे रहा है, लेकिन हर आदमी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण के बारे में थोड़ा और होना, और खास करके पहाड़ पे जो हम जिस तरह से पहाड़ के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो भी एक समय आ गया है कि उस पे भी फिर से देखने की ज़रूरत है। और 2 बातें मैं और कहूँगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बात है। व्यक्तिगत आचरण, नेता का व्यक्तिगत आचरण इम्पोर्टेंट है। मोदी जी 12 नवंबर को ये हुआ है, मोदी जी वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस देश को ये प्रश्न पूछना चाहिए। अगर मणिपुर ये प्रश्न पूछता है कि मोदी जी यहाँ क्यों नहीं आए? अगर तो यहाँ पे भी इन इन इक 41 मज़दूर जो वहाँ फँसे हुए हैं, उनको, उनके परिवार को और उनके उस समाज को ये पूछने का पूरा हक है कि मोदी जी यहाँ क्यों नहीं आए? मोदी जी कल जब मैच-वैच देख लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, उसके बाद आज सुबह फ़ोन किया और वो फ़ोन का मार सब जगह लगा, मोदी जी ने फ़ोन किया, मोदी जी ने फ़ोन किया। आपको याद दिला दूँ, मोदी जी की प्रायोरिटी क्या थी? आपको याद है केदारनाथ त्रासदी हुई थी, जब केदारनाथ में बड़ी बाढ़ आई थी, एकदम से फ्लैश फ्लड, तो मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। हेलीकॉप्टर और उसके साथ खुद पहुँच गए थे। क्यों? उत्तराखंड के लोग आपके नहीं हैं। अरे भाई आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, 1 साल से नहीं है, कई वर्षों से आपकी सरकार है। आप नेहरू और किसी को यहाँ ये कह नहीं सकते कि उनकी वजह से ये टनल वो हो गई। आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपके ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तब कोई पुराना चलता हुआ प्रोजेक्ट नहीं, ये नया प्रोजेक्ट है। थोड़ा आपको अ, अपनी प्रायोरिटीज़ को रीडिफाइन करना होगा मोदी जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी तरफ हम सब लोगों को उम्मीद ये रहती है कि अगर कहीं कोई नेशनल त्रासदी होगी तो आप वहाँ दिखेंगे। जब जब सतपाल मलिक ये कहते हैं कि जब बालाकोट में वो सब हुआ, तो आप जब पुलवामा में हुआ, माफ़ कीजिए, पुलवामा में ये सब हुआ और जब आप वहाँ अ, अपना जंगल में फ़ोटोग्राफ़ी की शूट करवा रहे थे और जब वो बाहर आए, आपसे बात हुई, सतपाल मलिक एज़ राज्यपाल, तो सतपाल मलिक ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि आपने कहा कि नहीं, 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 अभी नहीं, इसको नहीं। मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा वहां कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूं चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज दे और भी कई गलतियां, पर अभी तो मैं जहाज वाली आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूं तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूंकि एक दो चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था। हर चीज़ को मतलब हैव अ हार्ट जिसको कहते हैं, थोड़ा दिल रखिए, लोगों के पास जाइए, आँसू पोंछिए। ये तय बात है कि आपके वहाँ जाने से कोई वो लोग निकल नहीं आते, ये भी तय है। आप
अगर कुछ लोगों का ये मानना है कि कल आप चूँकि ग्राउंड में पहुँच गए, इस वजह से क्रिकेट टीम हार गई, तो फिर आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर आपको कहीं भी ऐसी सेंसिटिव जगह नहीं जाना चाहिए। लेकिन ख़ास करके त्रासदी में, जब लोग परेशानी में हों, तो वहाँ जाके अगर आप खड़े हो जाते हैं, तो आप मेरे ख़्याल में आप एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एज़ नेता, एज़ इंसान आप एक बड़ा काम कर रहे होंगे। उसमें त कहीं-कहीं कभी नहीं, हरदम लगता है कि उसमें आप थोड़ा पिछड़ जाते हैं। अब फिर से इस उत्तराखंड की त्रासदी के बारे में देखिए, होता क्या है कि त्रासदी आएगी। आज की तारीख में जिसको कहते हैं कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत क्लैरिटी नहीं है कि ये मज़दूर अ, बच पाएँगे कि नहीं बच पाएँगे, ये क्लियर नहीं है। हम सबको उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि भई वो बचें, क्योंकि प्राण से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो इतनी परेशानी में और ऐसी जगह फँसे हुए हैं कि जहाँ से उनको रेस्क्यू करके लाना एक बड़ा काम होगा। उसके बाद मोदी जी ये सोचिए, ये कोई आपका हठ नहीं है, ये कोई जिद की बात नहीं है। सोचिए कि क्या ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत है? ये चार धाम प्रोजेक्ट ऑल वेदर का वो कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, मतलब आप गाड़ी दौड़ाते हुए मंदिर पहुँच जाएँगे। अरे पैदल जाने दीजिए थोड़ा लोगों को, मत करिए छेड़छाड़। क्योंकि जब छेड़छाड़ आप कर रहे हैं तो पर्यावरण के साथ-साथ भगवान भी कहीं न कहीं उससे, अगर आप मानते हैं भगवान को, तो नाराज़ हो रहे हैं। लेट इट बी, जिसको जाना है, जिसको भक्ति करनी है वो अपना अपने अ, उसके पास कैसे भी होगा वो, उसका श्रवण कुमार बेटा होगा तो कंधे पे रख के, नहीं तो किसी डोली में, पैदल चल के, कैसे भी करके वो पहुँच जाएगा। उसको पर्यटन मत बनाइए। जो मैंने शुरुआत जिससे बात से की थी कि धर्म आस्था का मामला है, पर्यटन व्यापार का मामला है, और आस्था को व्यापार नहीं बनाइए, यही आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।